Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about स्मिथ चार्ट। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मिथ चार्ट, स्मिथ चार्ट क्या है? आपका ग्राफिकल चार्ट है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इनपुट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं आसानी से, एडमिटेंस हम लोग निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आसानी से हम लोग स्मिथ चार्ट की मदद से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मिथ चार्ट क्या है। स्मिथ चार्ट इज ए ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम। ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपका ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्मिथ चार्ट जैसे कि आपका सेमी लॉग ग्राफ आता है, उसी तरह का स्मिथ चार्ट का भी ग्राफ पेपर आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग दो सर्कल देखेंगे। एक आपका ये है और ये एक आपका ये है। ये आपका कांस्टेंट रेसिस्टेंस सर्कल है। क्या है? कांस्टेंट रेसिस्टेंस सर्कल। और ये है आपका कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। यहां से हमको रिएक्टेंस मिलेगा और यहां से हमको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है? आपका सेंटर है इसका r/r+1, 0 और रेडियस है इसका 1/r+1। तो सपोज कीजिए r का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, r इक्वल टू 0, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 0/0+1, 0 समथिंग 0, तो 0 इंटू 0, 0 क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा? 1/1+1, 1/1+1। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, r का वैल्यू 0 है तो 1/0+1, तो आपका 1 होगा। तो ये जो आपका सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा? 0 0 और रेडियस क्या होगा? 1। सेंटर 0 0 और रेडियस 1 लेके क्या करेंगे हम लोग? एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक यूनिट सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 लेके हम लोग एक सेंटर को, एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का, जैसे जैसे r का वैल्यू आप बढ़ाइएगा, r इक्वल टू 1 कीजिएगा, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? 1/1+2, 1/2, 0 मीन 0.5, 0 आपका सेंटर हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, और भी सर्कल बना लेंगे। तो ये देखिए, ये जो सर्कल है जिसका क्या है? रेडियस 0.5 है। ये सर्कल देखिए जिसका रेडियस क्या है? ये सर्कल का रेडियस क्या है आपका? 1 है। इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 5 है। इस तरह का बहुत सारा सर्कल हो सकता है। तो अब जो होगा उसका 5 होगा, 5 है तो 10 होगा, 15 होगा, इस तरह से। यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा? जो आपका सबसे आउटर मोस्ट सर्कल है उसका r का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। देखिए, एनी पॉइंट ऑन द आउटर मोस्ट सर्किल r इक्वल टू 0। आउटर मोस्ट सर्किल, ये जो सर्कल है उस पे कोई भी पॉइंट होगा तो r का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो आपका आउटर मोस्ट सर्किल है वहां पे r का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। ये जो सर्कल है आपका उसका वैल्यू 0.5 होगा। फिर 1 है, 2 है, r का वैल्यू 5 है। फिर और नजदीक जाइएगा तो 10 हो जाएगा, और नजदीक जाइएगा तो 15 हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे क्या होगा? इसका वैल्यू, r का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब देखिए, ये आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल है, कांस्टेंट r सर्कल है जिसका सेंटर है r+1, 0 और रेडियस है 1/r+1। ये देखिए कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल का सेंटर कितना है? 1, 1/x और रेडियस है 1/x। तो देखिए ये आपका कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। यहां से हमको रिएक्टेंस मिलेगा और यहां से हमको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्कल है। ये एक हम लोग सर्कल बना लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए x का वैल्यू 0 है तो सेंटर क्या आ जाएगा? 1, 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग एक सेंटर लिया और उससे क्या किया? ग्रेडियंस ले लिए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? हॉरिजेंटली इस लाइन पे x का वैल्यू क्या है? 0 है। x का वैल्यू 0 है। वहां पे क्या है? x का वैल्यू इन्फिनिटी है। उसी तरह यहाँ पे r का वैल्यू 0 और यहाँ पे r का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। अब देखिए, इधर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, मींस ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल x इक्वल टू 0। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब देखिए,
ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर का जो वैल्यू होगा वो आपका रिएक्टेंस का वैल्यू होगा, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा। क्या देगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा, मतलब इंडक्टिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव रिएक्टेंस अगर होगा तो वो आपको इंडक्टिव वैल्यू देगा। और नीचे क्या है? निगेटिव रिएक्टेंस है, तो निगेटिव रिएक्टेंस क्या देगा आपको? कैपेसिटिव वैल्यू। कैपेसिटेंस का वैल्यू देगा निगेटिव रिएक्टेंस, और पॉजिटिव रिएक्टेंस क्या देगा? इंडक्टेंस का वैल्यू देगा। तो अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ क्या है? x इक्वल टू 0.5 है, ये आपका x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है। फिर अगर लीजिएगा तो सपोज कीजिए, फिर लीजिएगा तो x इक्वल टू सपोज कीजिए 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -5। तो ऊपर में आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x इक्वल टू 0.5 था, यहाँ पे क्या है? नीचे निगेटिव रिएक्टेंस का कैपेसिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -0.5। यहाँ पे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव देगा। तो ये आपका कांस्टेंट x सर्कल हो गया, जिसको हम लोग कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका u है, ये j भी है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब देखिए, ये दोनों सर्किल का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों डायग्राम का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपका स्मिथ चार्ट देगा। वो क्या देगा? स्मिथ चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, दोनों को क्या करना है? दोनों डायग्राम को एक डायग्राम में कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। यहाँ पे एक्स सॉरी यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। फिर आर का वैल्यू क्या होगा? 0.5। यहाँ पे आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू आप सपोज कीजिए आपका 2 है। तो इस तरह से ले लीजिए। फिर क्या करना है? ये जो है इसको, ये रिएक्टेंस वाला पार्ट को, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहीं से आपका फिर ये यहाँ पे इसका वैल्यू क्या था? सपोज कीजिए x इक्वल टू 0.5 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया? -0.5, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, यहाँ x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या है? -1। यहाँ पे आपका निगेटिव वैल्यू होगा बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, और एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब देखिए, ये क्या है? ये दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए तो ये दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। तो यही आपका क्या है? स्मिथ चार्ट है। यही आपका चार्ट है। आप नेट पे भी देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। आप स्मिथ चार्ट करके सर्च कीजिए तो वहां पे चार्ट दिखाएगा, वहां पे चार्ट दिखाएगा तो कुछ इस तरह का ही होगा। यहाँ पे आपका ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है वो आपका कांस्टेंट रेसिस्टेंस सर्कल है, और ये जो आपका सर्कल है वो आपका कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। ये जो सर्कल है कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का आपका बनता है, कुछ इस तरह से आपका बनता है। तो हम लोग ये वाला पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो अब देखिए, यहां से हमको मिल गया। अब सपोज कीजिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्मिथ चार्ट को? तो देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए, ये आपका जनरेटर हो गया, ये आपका लोड हो गया ZL, और यहाँ पे ये आपका Z0 हो गया। सपोज कीजिए ZL इक्वल टू आपको दिया है 50 + 100J, ये आपका लोड इम्पीडेंस दिया हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दिया है आपको 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको स्मिथ चार्ट पे उसको ड्रॉ करने के लिए दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नॉर्मलाइज इम्पीडेंस निकालेंगे। नॉर्मलाइज इम्पीडेंस क्यों निकालेंगे? नॉर्मलाइज इम्पीडेंस क्या होता है? ZNL, इसको हम लोग नॉर्मलाइज इम्पीडेंस बोलते हैं। और ZNL इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZL बट्टे Z0, मीन्स जो आपका लोड इम्पीडेंस है बट्टे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ये आपको क्या देगा? नॉर्मलाइज इम्पीडेंस। नॉर्मलाइज इम्पीडेंस हम लोग कभी भी आपको क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले स्मिथ चार्ट पे दिखाने के लिए आप नॉर्मलाइज इम्पीडेंस निकालिए। नॉर्मलाइज इम्पीडेंस हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर आप नॉर्मलाइज इम्पीडेंस नहीं निकालिएगा तो Z0 का वैल्यू जो है आपको हर पॉइंट पे आपको Z0 को अलग अलग ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। तो एक ही ग्राफ में आपको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं, उसके वैल्यू को रिड्यूस करते हैं।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ZL आपको दिया है 50 + 100J और आपको Z0 दिया है 50। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मलाइज इंपीडेंस निकालेंगे। तो नॉर्मलाइज इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZNL इक्वल टू ZL बट्टे Z0 इक्वल टू कितना दिया है 50 + 100J बट्टे 50, क्या आ जाएगा 1 + 2J। तो नॉर्मलाइज इंपीडेंस इक्वल टू क्या गया 1 + 2J। 1 क्या है आपका, 1 आपका रेसिस्टेंस है, 1 क्या है, 1 आपका रेसिस्टेंस है, और ये जो 2J है ये आपका रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस है, क्या है रिएक्टेंस। 1 आपका रेसिस्टेंस है और 2 जो है आपका 2J वो आपका रिएक्टेंस वाला पार्ट है। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइज इंपीडेंस को निकालेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज इंपीडेंस हमको आया 1 + 2J इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए हम लोग ग्राफ पे कैसे इसको दिखाएंगे। 1 क्या है, इसका रेसिस्टेंस है, तो हम लोग 1 वाला सर्कल देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 1 वाला सर्कल कौन सा है, तो 1 वाला सर्कल देखिए आपका ये सर्कल 1 दिखा रहा है, ये जो है सर्कल ये 1 दिखा रहा है, रेसिस्टेंस वाला सर्कल है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस सर्कल है। तो कांस्टेंट रेसिस्टेंस सर्कल में हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे। तो 1 वाला सर्कल कौन है, ये सर्कल है आपका 1 वाला। अब देखिए 2J, तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस सर्कल में देखिए, तो रिएक्टेंस सर्कल में 2 कहाँ है, 2 आपका यहाँ है, ये वाला 2 है। तो ये जो पॉइंट पे जहाँ पे कटेगा, अगर हम लोग और फिर से देखें, ये जो पॉइंट पे कटेगा यही आपका क्या हो जाएगा ZNL, नॉर्मलाइज इंपीडेंस आपका आ जाएगा। तो देखिए अगर ग्राफ आपका दिया हुआ है तो आप जहां पे कट करेगा उस पॉइंट पे आपको वैल्यू आ जाएगा इंपीडेंस का, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह का है, हम एक ही सर्कल में दिखाते हैं तो आपको और फ्रेश दिखेगा। देखिए इस तरह का है, और यहाँ पे आपका जो है ये आपका R = 1 है और यहाँ पे X = 2 है। तो ये जो कट कर रहा है ना, ये यही पॉइंट आपको इंपीडेंस दिखाएगा। जो आपको R = 1 आपका यहाँ पे है, ZNL कितना है, ZNL = 1 + 2J है। 1 आपका क्या है, ये रेसिस्टिव सर्किल है, और 2J आपका क्या है, 2 वाला पार्ट आपका क्या है, रिएक्टिव पार्ट है। तो ये वाला जो है, ये जो सर्कल को जहाँ कट करेगा वो आपको ZNL का वैल्यू हो जाएगा। नॉर्मलाइज इंपीडेंस, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस या नॉर्मलाइज इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड इंपीडेंस बट्टे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइज इंपीडेंस निकालेंगे। नॉर्मलाइज इंपीडेंस से देखिए ये 50 और 100J इसको दिखाना यहाँ पे टफ है क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है। तो नॉर्मलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मॉल वैल्यू में कर लेते हैं और उसको हम फिर आसानी से दिखा पाते हैं। तो इस तरह से आपको ये आपका स्मिथ चार्ट का ग्राफ है। ऐसा ही ग्राफ आपको दिखेगा स्मिथ चार्ट पे, वो चार्ट का आप ग्राफ नेट पे देख सकते हैं, वहां पे देखिएगा। तो ये आपका सर्कल वाला पार्ट है, जो सर्कल है वो आपको कांस्टेंट रेसिस्टेंस सर्कल है, और ये जो है इस तरह का वो आपका ये वाला पार्ट ये आपका कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, R = 0 और X = 0 होता है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, R = 0 और X = 0, और यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट पे आपका R = इन्फिनाइट और X = इन्फिनाइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे R = 0 X = 0 पे हमको क्या मिलता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट याद रखिए VVI ऑब्जेक्टिव के लिए, जब R = 0 और X = 0 होगा स्मिथ चार्ट में तो वो कैसा देगा आपको, तो शॉर्ट सर्किट होगा। और जब R = इन्फिनाइट और X = इन्फिनाइट होगा तो क्या देगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R का वैल्यू 0 होगा और X का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0 और X का वैल्यू -1। तो इस तरह से आप स्मिथ चार्ट पे इसको बना सकते हैं। तो स्मिथ चार्ट से क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप, एक तो दोनों अप्रोच है, या तो आपको यहाँ से देखिए हम लोग नॉर्मलाइज इंपीडेंस को निकाले और इसको हम लोग स्मिथ चार्ट पे पुट कर दिए,
या क्या होगा आपका, अगर स्मिथ चार्ट पे कोई ग्राफ कट करता है तो वहां से आप डायरेक्टली नॉर्मलाइज इंपीडेंस को निकाल सकते हैं, जहां पे रिएक्टेंस सर्कल और रेसिस्टेंस सर्कल दोनों कट करेगा, उस वो जो पॉइंट होगा आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज इंपीडेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो स्मिथ चार्ट की मदद से हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका ओवरऑल स्मिथ चार्ट के बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।